Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स ज़रूर शेयर ज़रूर कर दिए अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है इस वीडियो से। लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि ये मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर का काम करेगा। और मैं आपको बता दूं इस वीडियो में हम डेली जो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। ये जो आईएएस यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो बेनिफिशियल है बिकॉज वी आर कवरिंग ऑन द डेली बेसिस एडिटोरियल पार्ट। And if you are preparing for the SSC CGL, then definitely you would fetch something out of that because there are so many vocabulary words present in this article and that can be utilized for your future reference. Of course, आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपके लिए ही तो बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें मैं आपको हर सेंटेंस बताऊंगा कैसे बना हुआ है, कैसे उसका स्ट्रक्चर है, आपको क्या क्या यूज करना है अपने कन्वर्सेशन में, उसका क्या मीनिंग होता है, कैसे ट्राई कर सकते हैं, टेंस बताऊंगा, सेंटेंसेस बताऊंगा। तो ये आपके होलिस्टिक ग्रोथ के लिए वीडियो बनाया हुआ है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कम्पिटिटिव एंड इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर रिगार्ड इंग्लिश, बिकॉज रिगार्डिंग इंग्लिश का क्या रहता है कि भाई हमेशा आपको यू हाउ टू अडोप्ट सच टाइप ऑफ स्ट्रेटजी सो दैट यू कैन रिमेंबर फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। लाइक हिंदी हम बोलते हैं वैसे ही आपको याद रखना है। वो ऐसे हो सकता है कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आपको मैं कुछ बताऊंगा कैसे यूटिलाइजेशन है, वही आपके दिमाग में स्टिक रहेगा। स्टार्ट करते हैं। इसमें राइटर बोला लाइन्स एंड रोल्स। ये आर्टिकल जो बहुत ही पुरानी कहानी है, चलती रहती है अपने, मतलब जो ये बोलते हैं हम कि भाई ये अपने गवर्नर हैं, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आपको पता होगा, तो उसके बारे में ही ये कहानी है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले भी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है बट आज एक नया पर्सपेक्टिव पता चलेगा इसके गवर्नर की पावर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें लाइन्स एंड रोल्स, मतलब कोई भी लाइन खींच देनी है, ड्रा करनी है, रोल्स या उसका क्या रोल रहेगा, क्या अदा करेगा रोल, वो क्या निभाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। द टाइम मे हैव कम फॉर क्लैरिफाइंग। द टाइम मे हैव कम, तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई, मे हैव कम। ये कलर शायद नहीं दिखे आपको, मैं दूसरा कर लेता हूँ। द टाइम मे हैव कम, मतलब देखो यहाँ पे आ गया द टाइम, समय। मे हैव कम, मे हैव कम और माइट हैव कम कैसे यूज करते हैं। माइट हैव कम, कम केम कम, मतलब हैव के बाद थर्ड फॉर्म आई हुई है, मे हैव कम। तो यहाँ भी क्या होता है, बहुत बंदे बोलते हैं जो ग्रामर सिखाते हैं तो मे प्रेजेंट फॉर्म है और पास्ट फॉर्म उसकी माइट है, माइट हैव कम। नहीं, आजकल क्या हुआ है स्पीकिंग लैंग्वेज में ऐसे हो गया है कि मे एंड माइट एक दूसरे के रिप्लेसमेंट है। कुछ आदमी कहते हैं कि भाई माइट तो है जो कम पॉसिबिलिटी दिखाता है कि हो सकता है, कम हो सकता है, और जिसमें थोड़ा सा और ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसमें वहाँ पे मे यूज होता है, ऐसा भी बताते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं, आप अल्टरनेट यूज कर सकते हैं। टाइम माइट है कम, तो माइट भी बोल सकते हैं, मे हैव भी कम, मतलब शायद टाइम आ गया है। तो जिसमें ऐसे बोलना ना कि आ गया है, शायद प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, द टाइम मे हैव कम, तो आ चुका है। फॉर क्लैरिफाइंग, तो मे हैव कम आप ऐसे बोलोगे कोई भी चीज़, ही मे हैव कम वह आ चुका होगा, या ही मे गो नाउ वो चला भी गया होगा, टिल नाउ वे ही मे गो नाउ गो टिल नाउ वो अब तक चला गया होगा। तो ऐसे ही आपको अपनी कन्वर्सेशन बात बतानी है। आप ऐसे बोल, कोई पूछ रहा है कि भाई मान लो आप यहाँ पे हो और कोई बंदा आपका दोस्त दूसरी जगह है, वो बोलोगे कि क्या वो वहाँ पे मिलेगा, आप बोलोगे मे बी ही हैव गॉन, वह जा चुका होगा। तो ऐसे ही द मे हैव कम, द टाइम मे हैव कम आ चुका है। फॉर क्लैरिफाइंग द रोल, रोल क्लैरिफाई करने के लिए, क्या रोल है उसका, क्लैरिफाई क्लियर होना चाहिए। फंक्शन ऑफ गवर्नर्स, साइंस ऑफ ए कॉन्फेंट्रेशन, मतलब साइन आ रहे हैं, चिन्ह आ रहे हैं, साइन ऑफ कॉन्फेंट्रेशन। कन्फ्रंट होता है किसी से सामना करना, तो कन्फ्रंट्रेशन आ गया कि वही सामना करने के टाइम आ चुका है, मतलब साइंस आ चुके हैं कि भाई क्या क्या सामना हुआ, कहाँ पे हुआ है। बिटवीन राजभवन, जहाँ पे गवर्नर रहते हैं, राजभवन, एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन ए स्टेट। इलेक्टेड गवर्नमेंट कौन होती है, सीएम होता है और उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट इन ए स्टेट आर नॉट इनफ्रीक्वेंट इन द कंट्री। तो जो इनका कन्फ्रंटेशन होता है, सामना होता है, ये नॉट इनफ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट होता है लगातार होना, इनफ्रीक्वेंट मतलब फ्रोडिकल, कभी कभी मतलब होता है, कभी कभी, या स्प्रोएडिक बोलते हैं, छिटपुट होता है ना, जो कभी कभी होता है।
तो ये होते रहते हैं इन कंट्री में। नॉट इनफ्रीक्वेंट मतलब इनफ्रीक्वेंट नहीं है, वो होता रहता है। तो या नॉट इनफ्रीक्वेंट को कैसे बोल सकते हैं, रिमेन फ्रीक्वेंट भी बोल सकते हैं। बट एक हम व्यंग्यात्मक बात में कहते हैं ना कि भाई कंटाक्स सरकास्टिक वे में व्यंग्यात्मक बोलते हैं कि हाँ ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब कन्फ्रंटेशन नोट कोई नई थिंग नहीं है, ये बहुत बार हुआ है। एंड द ओनस, ओनस होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेवारी। मान लो लास्ट में बोलते हैं कि द ओनस ऑफ दिस टास्क वाज ऑन यू, तो इस काम का कार्यभार आपके पास था। द ओनस ऑफन प्राय, ओफन मतलब प्राय नॉर्मल ऑब्वियस, ऑफन अपियर्स टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ, चीफ मिनिस्टर का बी ओनस टू बी ऑन, टू बी ऑन मतलब कि उसके ऊपर रहता है चीफ मिनिस्टर के। टू अवर्ट, अवर्ट होता है टालना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, संविधान में क्राइसिस आता है तो मान लो उसको टालने का काम क्या है, ओपन सीएम का रहता है, ये बोल रहे हैं। एज एविडेंस्ड, एनी एविडेंस होता है मतलब कोई चीज़ घटी है वो आपने देखी है, एविडेंस होता है गवाह, बट उसकी से ईडी लगा के एडजेक्टिव फॉर्म बना दी कि एविडेंस बाय द पिनरई विजन, ये केरला के सीएम है, पिनरई विजन ट्राइंग टू बाई पीस विद ए मिफ्ट गवर्नमेंट। मिफ्ट होता है जैसे गुस्से में, मान लो आपका कोई बच्चा आपसे रूठ जाता है तो लाइक बोल सकते हो सी वॉज क्वाइट मिफ्ट, वो थोड़ी गुस्से में थी, तो मिफ्ट MIFFED मिफ्ट। तो याद रख सकते हैं। विजय जो पिनरई विजयन है ट्राइंग टू बाई पीस, जो बाई पीस मतलब क्या, शांति को खरीदता थोड़ी है, बट वो मेंटेन करने की कोशिश करें, बाई पीस विद द मिफ्ट गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान रादर देन परस्यू ए कॉन्फ्रंटेशनल कोर्स। रादर देन जब कोई दो सिचुएशन को कंपेयर करते हैं, रादर देन मतलब वो पीस मेंटेन की कोशिश कर रहे हैं सीएम, रादर देन कन्फ्रंटेशन कोर्स मतलब कन्फ्रंटेशन कोर्स का सहारा नहीं ले रहे, सामना नहीं कर रहे, वो पीस बनाने की कोशिश करें। ओवर सेवरल रूल्स इशू, सो इन रिसेंट टाइम मतलब जो अभी हुए हैं थोड़े टाइम पहले। वन वे ऑफ सीइंग दिस डेवलपमेंट्स इज टू एट्रीब्यूट देम, वन वे ऑफ सीइंग दिस। तो देखो सी और लुक में ये फ़र्क होता है कि भाई कोई चीज़ है, मान लो जैसे वॉच बोलते हैं ना, आई एम वॉचिंग मूवी, तो वो चल रही है। अगर लुक है तो कोई स्टैंड स्टिल चीज़ है, तो सा भी देखना होता है, तो इसको बोला वन ऑफ वे सीइंग ING फॉर्म लगा दी, तो वन ऑफ वे सीइंग दिस डेवलपमेंट्स इज टू एट्रीब्यूट देम टू द अपॉइंटमेंट ऑफ दोज हु हैव बीन पॉलिटिकली एक्टिव इन प्रेजेंट रिसेंट पास्ट। तो इसका क्या है, वन ऑफ द सीइंग, इसको देखने का एक तरीका ये है, सीइंग दिस डेवलपमेंट इज एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट होता है भाई इसको समर्पण है, तो बोलते हैं ना कि एट्रीब्यूट मीन्स इज एट्रीब्यूट टू देम टू द अपॉइंटमेंट ऑफ दोज हु हैव बीन पॉलिटिकली एक्टिव, जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं। आपको पता है कि एक सेंटर स्टेट रिलेशन का सरकारी या कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि भाई जो पॉलिटिकली एक्टिव है उस बंदे को गवर्नर नहीं बनाना चाहिए, बट ये कोई सुनता नहीं है, वो ही पॉलिटिकल एक्टिव बंदा ही बनता, जो रिटायर्ड हो चुका है तो उसको कहीं जगह नहीं मिलती तो उसको गवर्नर बना दिया जाता है उस पार्टी की तरफ से, यही उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है। एंड वन ऑफ द वे सीइंग दिस डेवलपमेंट्स इज एट्रीब्यूट is to attribute them to a point of those who have been politically active in recent past as governor। तो ये सारा जो मतलब दिक्कत है ये उसको एट्रीब्यूट करेंगे हम, उसको समर्पण करेंगे, उसका जिम्मेवारी लगा देंगे। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकली एक्टिव रहे हैं रिसेंट पास्ट में उनको गवर्नर बनाने का ये झेल रहे हैं। मतलब द पार्टीशन रोल, पार्टीशन होता है मतलब आप किसी चीज़ के आर्डेंट सपोर्टर हैं, मतलब बिल्कुल उत्साही सपोर्टर हैं, उसके मतलब कट नहीं सकते। जैसे आप बीजेपी के आर्डेंट सपोर्टर हैं तो आप वो बोलेंगे पार्टीशन। तो द पार्टीशन रोल दे प्ले एज एजेंट्स ऑफ द सेंटर, तो सेंटर का एजेंट के रूप में काम करते हैं। हाउएवर का मैंने आपको बता ही दिया था बहुत बार कि जैसे ही मान लो कोई सिचुएशन ये चली आ रही है उससे नेगेटिव में कोई सिचुएशन जा रही है तो हाउएवर, फिर भी मतलब द प्रॉब्लम्स मे हैव टू डू विद द वे दे अंडरस्टैंड देयर ओन पावर्स। ये बोल रहे हैं हाउएवर द प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम किस में है, मे हैव टू का यूज़ बहुत अच्छा है, आप मैंने बता भी था, मे हैव टू डू, मे हैव टू डू, तो मैंने बताया था कि मे को और माइट को तो आप अल्टरनेट यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बट मे हैव टू डू का मतलब ये है कि भाई आप कोई दोस्त आपका बोल रहा है कि भाई मैं ये काम नहीं करूँगा, तो आप उसको क्या बोलोगे, यू मे हैव टू डू इफ़ यू वुड गेट फेल,
भाई तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ सकती है अगर तुम्हें फेल होगे तो, मे हाउ टू डू। तो ये बोल रही है हाउएवर द प्रॉब्लम मे हाउ टू डू विद द वे दे अंडरस्टैंड। मतलब प्रॉब्लम उसमें भी है कि बोले कि हाँ अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, मतलब वो अब राइटर दूसरी बात कह रहा है कि भाई सभी नहीं होते हैं ऐसे, मान लो पॉलिटिकल एक्टिव बंदे को गवर्नर बना दोगे तो इशू क्रिएट करेगा, बट हाउएवर द प्रॉब्लम्स में हाउ टू डू विद द वे दे अंडरस्टैंड देयर ओन पावर्स। प्रॉब्लम उसमें है जैसे उन्होंने अपनी पावर को समझा। कॉन्स्टेंट होता है किसी चीज़ पे, मतलब पाबंदी है, ऐसे बोलते ना ब्रदर आई हैव टू लिव बिकॉज राइट नाउ आई एम हैविंग टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब मेरे पास समय की कमी है। तो कंस्ट्रेंट है जो मतलब एक पाबंदी है, कंस्ट्रेंट बाय द एड एंड एडवाइस क्लोज इन देयर रूटीन फंक्शनल। जैसे क्या होता है आर्टिकल 74 में लिखा गया है कि जो जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है, ही और सी हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 74 में पार्लियामेंट के लिए लिखा हुआ है, या स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए आर्टिकल 163 163 में लिखा हुआ है कि भाई जो गवर्नर को है हैज़ टू डू एक्ट अपॉन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो स्टेट में है। बट इसमें क्या है 163 में गवर्नर की पावर ज़्यादा बढ़ा दी उसने, उसमें लास्ट में एक क्लोज डाल दिया एंड एक्सेप्ट, मतलब उसको छोड़कर ही में यूज हिज डिस्क्रेशन, मतलब वो अपना डिस्क्रेशन विवेक भी यूज कर सकता है। कैसे यूज कर सकता है उसका कोई डिफिनीशन नहीं है, कोई डिफाइन नहीं हुआ है, तो उसमें ही एम्बिग्युइटी है और उसमें ही लड़ाई झगड़ा होता है। आपको दिल्ली का केस पता होगा, आप किरण बेदी का भी पता होगा, गोवा केस है, या साउथ में तमिलनाडु में भी देख लो आप, या अभी एक केरला का है जो मोहम्मद आरिफ खान है, पिनरई विजन के साथ उनका चलता रहता है। तो यही इशू रहते हैं, केजरीवाल का नजीब जंग के साथ चलता रहता था। तो वही है, इसमें बहुत सारे कोर्ट ने भी इंटरवेन किया है, उन्होंने अपने मतलब जजमेंट दिए हैं, प्रोनाउंसमेंट किया है। तो यही है कि भाई इसमें बोला है द मे हाउ टू डू हाउएवर द प्रॉब्लम्स मे हाउ टू डू द वे अंडरस्टैंड देयर ओन पावर्स कंस्ट्रेंड बाय एड एंड एडवाइस क्लोज इन देयर रूटीन फंक्शनिंग। तो उनके जो पाबंदी लगाई हुई है एड एंड एडवाइस पे कंस्ट्रेंट लगाने की, तो उस फंक्शन के द्वारा उनका इंटरप्रिटेशन चेंज हो जा रहा है या वो गलत समझ रहे हैं अपनी पावर को। सम गवर्नर सीम्स टू बी यूजिंग द डिस्क्रिशनरी स्पेस अवेलेबल टू देम। वही मैंने बोला कि उसमें डिस्क्रिशन यूज किया हुआ है, तो उनको जो अवेलेबल है डिस्क्रिशनरी स्पेस, मतलब एक तो एक्ट एंड एडवाइस है, फिर डिस्क्रिशनरी स्पेस जो उनके पास अवेलेबल है टू देम टू कीप रेजिम ऑन टेंटर हुक्स। रेजिम होता है कि भाई कोई मतलब रूल चल रहा है उसकी रेजिम को ऑन टेंटर हुक्स होता है, मतलब आप यू आर टोटली वरी अबाउट दी फोर्थ कमिंग टाइम, मतलब आगे आने वाली टाइम के लिए आप बहुत चिंतित हैं, उसको बोलते हैं टेंटर हुक्स। तो उन्होंने क्या है इस जो डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करके स्पेस अवेलेबल है उसको टू देम टू कीप रेजिम, जो वहाँ पे मान लो रूल चल रहा है जिसकी रेजिम चल रही है या रूल है, तो उसको टेंटर हुक्स हमेशा अनसर्टेनिटी में रखा है, फ्यूचर में क्या होगा उनको चिंतित रखा है। ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन इन 1974, 1974 में आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो बोलते हैं कि 2-3 जज बैठ के कोई फैसला सुनाते हैं, 2-3 या पैनल होता है 3 का 6 का 7 का 9 का ऐसे भी होता है। तो ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन इन 1974 द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर shall exercise their formal constitutional power only upon and in accordance with the advice of their minister। तो ये है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट का 1974 में, उन्होंने क्या बात कह दी थी कि प्रेसिडेंट को गवर्नर को सेल एक्सरसाइज देयर फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, जो उनकी संवैधानिक पावर हैं, ओनली अपॉन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ देयर मिनिस्टर। तो उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से काम करना चाहिए, सेव इन ए फ्यू वेल नोन एक्सेप्शनल सिचुएशन। तो वो जो मान लो उनको छोड़ के किनको, जो फ्यू एक्सेप्शनल सिचुएशन है उनके संविधान में, सिचुएशंस आल्सो इलस्ट्रेशन लिस्टेड। तो इलस्ट्रेशन होता है कि भाई क्लियरली मेंशन्ड है, मतलब इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेटेड लिस्टेड जो लिस्ट की हुई है पार। 1974 में एक बेंच बैठा था, उन्होंने बता दिया था कि इलस्ट्रेशन होता है कि एग्जाम्पल दे के बता दिया, एग्जाम्पल दे के बता भी दिया उन्होंने कि यहाँ इन केस में आप पावर यूज नहीं कर सकते अपनी, और अदरवाइज आप यूज कर सकते हैं इन एग्जाम्पल में, और अदरवाइज आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से काम करना है गवर्नर को। यट फिर भी देयर इज ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन ऑफ सम गवर्नर नॉट एक्टिंग अपॉन द रिवार्ड्स और टू ग्रांट क्लेमेंसी। क्लेमेंसी होता है कि भाई किसी ने कोई जुर्म कर दिया और उस पर आप उस टाइम पे क्या दया करते हैं, क्लेमेंसी बोलते हैं उसको।
मान लो यू आर शोइंग पिटीनेस ऑन एनीबडी दैट वाइल दैट यू आर प्रोसिक्यूटेड और अकॉर्डिंग यू आर ट्रायलिंग फॉर द पनिशमेंट, उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, उस पर कोई दया करना, क्लेमेंसी। यट फिर भी देयर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है ऑफ सम गवर्नर, कुछ गवर्नर की, नॉट ऑल, नॉट एक्टिंग अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द ग्रांट क्लेमेंसी और असेंट टू द बिल्स। तो जो सहमति देते हैं बिल की, उनमें भी कुछ गवर्नर अपनी पावर का यूज कर लेते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन ला देते हैं। एंड इन वन इंस्टांस होता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पे, एक मामले में, इन वन इंस्टेंस, एक मामले में, इन तमिलनाडु ए रिलेक्टेंस टू रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। रिलेक्टेंस होता है कि भाई परहेज करना, सिचुएशन को अवॉइड करना, ये रिलेक्टेंस मतलब आप उससे बिल्कुल मुंह मोड़ रहे हो। रिलेक्टेंस टू रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन ए बिल, आपको पता है कि गवर्नर है, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल रख सकते हैं, तो तमिलनाडु में भी है रिलेक्टेंस टू रिजर्व द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन ए बिल दैट एक्सप्रेसली requires presidential assent because of the obvious conflict with the central law। आपको पता है कि जो सेंट्रल पार्लियामेंट लॉ बनाती है, अगर उसके कॉन्फ्लिक्ट में या उसके अपोजिट में कोई लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, तो उसको क्या गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रखा जाए उस बिल को। ये प्रोविजन होता है अपने संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 163 में लिखा हुआ है। मच ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान की वजह से ही अराइज हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा लिखा गया है संविधान में, एम्बिग्यूटी में। इट फिक्सेस नो टाइम फ्रेम, उसमें कोई टाइम फ्रेम लिखने लगा फॉर द गवर्नर टू एक्ट, गवर्नर को कितने टाइम में एक्ट करना है, क्योंकि वो जो बिल जाएगा उसके पास वो एक्ट ही नहीं कर रहा ना, कई दिन, ये दिक्कत हो रही है। एंड कंटेन्स इन आर्टिकल 163, तो आर्टिकल 163 में ये लिखा गया गवर्नर के बारे में कि टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ, वो कोई भी कितने टाइम तक अपने पास रख सकता है, या प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन को भेजे ना भेजे। एंड अनयूजुअल पावर टू चूज व्हाट इज देयर इन देयर डिस्क्रिप्शन, उस अपना जो डिस्क्रिप्शन का क्लोज है 163 में, उसका अब्यूज हो रहा है, पावर का यूज नहीं हो रहा है। एंड व्हाट इज नॉट विद द कोर्ट्स बीइंग बैड, विद द कोर्ट जो अपने न्यायालय है, बीइंग बार्ड होता है किसी चीज को रोकना, पाबंदी लगाना, बार्ड फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू वेदर एडवाइस एंड इफ सो, जो बार लगाते हैं, कोर्ट्स की पावर पे बार लगा हुआ है कि 163 में लिखा हुआ है, जो एडवाइस दी जाएगी उनको कोर्ट में ट्रायल नहीं किया जाएगा, क्या एडवाइस दी गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को। एंड द सरकारिया कमीशन आता है सेंटर स्टेट के रिलेशन पे। सरकारिया कमीशन ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन रिकमेंडेड नो चेंज इन दिस स्कीम, उसने इस स्कीम में चेंज कुछ नहीं बताया, बट इट इज़ टाइम, तो इट इज़ रिविजिटेड, मतलब यह है टाइम आ गया है कि रिविजिट करना चाहिए इस पे। वाइल एज लिंचपिन होता है किसी चीज़ का बिल्कुल बेस, मेन मुद्दा। वाइल एज लिंचपिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अपरेटस, तो यही एक मेन है कि जो आधारभूत है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अपरेटस का, संविधान एक अपरेटस बोल दिया इन्होंने। तो गवर्नर इंडीड हैव ए ड्यूटी टू, गवर्नर का क्या है, इंडीड रियली में, इंडीड होता है रियली में, वास्तव में, हैव ए ड्यूटी, उनकी ड्यूटी है टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंकरेज और क्वेश्चन द इलेक्टेड रेजिम। इलेक्टेड कौन है कि जो सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनको क्वेश्चन देते रहना है। असल में तो ये सच्चाई में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द इम्प्रेशन दैट गवर्नर आर नॉट ओबलाइज टू हीड कैबिनेट एडवाइस परसिस्ट इन सम एरियाज, तो ये बहुत सारे एरिया में परसिस्ट हो रहा है, मतलब चला आ रहा है, परसिस्ट होता है। परसिस्टेंस आपने सुना हो, लगातार काम करोगे, तो मैं बोलता हूँ कि आपको लगातार वीडियो पे आना है, पढ़ना है, तभी वो आप इंग्लिश बोल पाओगे। तो यही है कि भाई जो एडवाइस कुछ प्रचलन में है कई स्टेट में, जहाँ गवर्नर क्या है नॉट ओबलाइज, वो ओबलाइज नहीं रहते टू हीड होता है किसी चीज़ पे ध्यान देना, ओबलाइज उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है ध्यान देने का कैबिनेट की एडवाइस पे। कुछ एरिया में परसिस्ट है, ये चला आ रहा है। एट ए टाइम व्हेन रीजनल पॉलिटिकल फोर्सेस, जो रीजनल पार्टी हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस आर एक्टिवली सीकिंग टू बी हर्ड बाय द सेंटर, तो रीजनल पार्टी बोलते हैं कि हमको सुना जाना चाहिए सेंटर के द्वारा। इट मे बी टाइम मतलब ये होगा, ये हो सकता है, मे बी टाइम, इट मे बी टाइम दैट प्रोविजन रिलेटिंग टू द गवर्नर रोल आर अमेंडेड, मतलब ये क्या आ गया, मे बी, इट मे, यह टाइम आ भी गया, शायद कह रहा है कि भाई इट मे बी टाइम, ये टाइम आ गया है कि द प्रोविजन रिलेटिंग टू द गवर्नर रोल आर अमेंडेड, अमेंड होने चाहिए। तो आइडेंटिफाइंग एरिया ऑफ डिस्क्रेशन, जो एरिया ऑफ डिस्क्रेशन आर्टिकल 163 में लिखा गया है, उसको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, क्या उसके डिस्क्रेशन है, कितनी पावर है।
एंड फिक्सिंग ए टाइम फ्रेम फॉर देम टू एक्ट, मतलब उसके लिए टाइम फिक्स भी करना है कि भाई इतने टाइम में तो आपको एक्ट करना ही है, ऐसा नहीं है कि अपने पास ही बिल रख के रहो। और जो लड़कों को पता नहीं, या जो भी मतलब देख रहे हैं अभी उनको बिल का नहीं पता, तो बिल ऐसे ही होता है कि संविधान में लेजिस्लेशन जो है रूल बनाता है, उनके पास पावर होती है कि ये बिल लेके आओ, ये काम करेंगे, जैसे फार्मर बिल लेके आए ऐसे ही बिल होता है, स्टेट लेजिस्लेशन में भी बनते हैं। और इनकी पावर शेड्यूल 7 में मतलब डिस्क्राइब की गई है। इन ये लिस्ट है 100 आइटम की, इन पे तो सेंटर बनाएगा, मान लो 67 आइटम पे स्टेट बनाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में 55 आइटम है, तो ऐसे ही है। मेकिंग इट एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट होता है बिल्कुल क्लियर, क्लियर क्रिस्टल, लाइक ही डिनाइड मी एक्सप्लिसिटली, बिल्कुल क्लियरली उसने मना कर दिया, एक्सप्लिसिट, दैट दे आर ओब्लाइज टू गो द कैबिनेट एडवाइस ऑन डीलिंग विद द बिल्स कैन बी कंसिडर्ड। तो ये बोल रहे हैं कि एंड मेकिंग इट क्लियरली बना दो कि भाई आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ही काम करना है। एंड रिगार्डिंग बिल्स इट इज क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास दिस प्रोविजन ऑफ गवर्नर्स टू रिटर्न बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। अगर मान लो रिकंसिडरेशन क्या है कि भाई रिगार्डिंग बिल्स, अगर बिल आ रहे हैं, इट इज़ क्लियर दैट, वह क्लियर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो जिसने संविधान मतलब बनाते हैं, बनाया था, उसको बोलते हैं जो संविधान बनाने का काम होता है, दैट पास द प्रोविजन फॉर द गवर्नर टू रिटर्न बिल फॉर रिकंसिडरेशन। ये प्रोविजन जो संविधान बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1947 में, जो था कि भाई वो रिटर्न करने के लिए बनाया था कि रिटर्न करो, रिकंसिडर कर लेगी दोबारा से जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या उधर जो पार्लियामेंट है, ओनली टू ऑन द एक्सप्रेस अश्योरेंस दैट दे हैव नो डिस्क्रेशन एट ऑल। तो उन्होंने ये एक्सप्रेस करने के लिए उनका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बस ये वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें कि दोबारा एक बार जांच कर लो, आपने ठीक बनाया नहीं अपना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तो इस पर्सपेक्टिव को लेके गवर्नर पोस्ट बनाई थी। इन एडिशन एज सजेस्टेड बाय द MM पुंची कमीशन, MM पुंची कमीशन भी आया था सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में। एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ द बर्डनिंग गवर्नर विद द ऑफिस ऑफ चांसलर इन यूनिवर्सिटी शुड बी कंसिडर्ड। जैसे बोलते हैं कि भाई आपको पता है कि गवर्नर को यूनिवर्सिटी जो आपकी स्टेट में रहती है उसका चांसलर बनाया जाता है, तो MM पुंची कमीशन में ये बताया गया था कि इस प्रैक्टिस को भी एंड करना चाहिए जो चांसलर की पोस्ट को निभाने का, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स डिले हो जाते हैं इसकी वजह से, स्टेट से ही कोई बनना चाहिए। आई होप आपको पूरे आर्टिकल का समझ में आऊगा क्या फंडा है, क्यों कौन से वर्ड यूज हुए हैं, कैसे टेंस यूज हुए हैं। मैंने बताया कि आपको अब आगे क्या है एग्जाम्पल में बताऊंगा, जो वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं उसमें एक मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, उनको ज़रूर आपको अपनी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, ताकि फ्यूचर में आप स्पीक कर सकें किसी के सामने। एक अच्छी डेली ही प्रैक्टिस करोगे ना, डेली स्क्रीनशॉट लेके रखो और जो भी सेंटेंस आ रहे हैं उनको बोलो। यही एक तरीका है इंग्लिश बोलने का, सीखने का। मैंने भी ऐसे ही सीखी है, दैट्स वाई आई एम मेकिंग वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू, एंड यू विल डेफिनेटली इराडिकेट ऑल योर इन्फॉर्मिटी या जो आपके कमियाँ उनको निकाल दोगे, क्योंकि यही एक प्रोसीजर है। और even I am also belonging to the rural area and I am able to speak English in front of you. Even I have studied in the government school or college. तो यही है, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो रिजल्ट मिलेगा अच्छा। और ये आपका वोकेबलरी वर्ड्स आ गया है। इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ कि आपको मैंने हर चीज़ डालने की कोशिश करता हूँ कि ताकि आप कोई कन्फ्यूजन ना रहे और बोलने में ही बहुत ईजी रहे। फ्रीक्वेंट होता है जैसे कोई लगातार काम होता है, इनफ्रीक्वेंट होता है कि भाई कभी कभी हो रहा है, नॉट हैपनिंग ऑफन, प्राय पे नहीं हो रहा। दूसरा क्या है देखो, स्पोरेडिक भी, जैसे कभी कभी होता है, छिटपुट होता है जो काम, उसको स्पोरेडिक बोलते हैं, तो इनफ्रीक्वेंट भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या कर रखा है, ये बता रखा कि मान लो जैसे कोई डिफरेंस, मे और माइट का मैंने डिफरेंस बताता है कि मे भी यूज़ हो सकता है, माइट भी यूज़ हो सकता है। जैसे बोलोगे आई माइट गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, इफ़ आई कैन गेट टाइम ऑफ वर्क, तो मुझे अगर काम से फुर्सत मिलेगी मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। तो इसको कैसे बोलोगे, आई माइट गो विद यू इफ़ आई कैन, यदि आई कैन गेट द टाइम ऑफ वर्क, अगर मुझे मतलब ऑफ द वर्क, टाइम ऑफ द वर्क, काम से फुर्सत मिलेगी। देखो यहाँ पे क्या है, आई माइट गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, इफ़ यदि, आई कैन, सकता हूँ, कैन का मतलब होता है सकता, आई कैन गेट द टाइम ऑफ वर्क, OFF है, मतलब काम से मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। ऐसे ही आप स्पीकिंग में यूज करोगे इसको। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं, यू माइट हैव टू पे लिटिल एक्स्ट्रा, तुम्हें एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। कैसे, ये वर्ड जैसे यूज होते हैं, भाई सकता है, पढ़ सकता है, ये तो हैव टू आएगा तो
पढ़ पढ़ सकता है। हैव टू मतलब कंपलसरी वाला होता है। यू माइट हैव टू पे, तुम्हें लिटिल एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है व्हेन यू गेट देयर, अगर तुम जाओगे। जैसे कोई आप बोल रहे हो किसी दोस्त को कि आप एग्जाम देने जा रहे हो ना भाई, आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है वहाँ पे। यू माइट हैव टू पे लिटिल एक्स्ट्रा व्हेन यू गेट देयर बिकॉज नाउ डेज लाइक voting or election is going on and there would be scarcity of the hotels. That's why you have to pay some extra. You might have to pay मतलब हैव टू तुम्हें देना पड़ सकता है, तो पढ़ सकता के लिए हैव टू यूज करना पड़ेगा। माइट हैव टू या मे हैव टू को याद रखना बस। पढ़ सकता है। ओनस होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। द ओनस ऑफ द टास्क वाज ऑन मी, तो आप बोलोगे किसी को कि भाई मैं जो तो वहाँ पे जिम्मेवार आदमी बनाया हुआ था, सारे काम की जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी। किसी शादी का बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अवर्ट होता है टालना। द एक्सीडेंट कुड हैव अवर्टेड, कुड हैव बीन, ये मैंने पहले भी बताया कि कुड हैव बीन, तो एक्सीडेंट को टाला जा सकता था। कुड ऐसे बोलो कि अगर आपने सिक्योरिटी ली होती ना या नियम पालन किया होता तो यू कुड हैव बीन अवर्टेड, तो तुम उसको टाल सकते थे तो आएगा तो कुड हैव बीन अवर्टेड। मिफ्ट होता गुस्सा होना। सी वॉज मिफ्ट, वो गुस्से में थी। व्हेन वी अराइव्ड लेट टू द एयरपोर्ट टू पिक हर अप, मान लो वो गुस्से में थी जब हम उसको लेट पहुंचे उसको पिक करने के लिए एयरपोर्ट पे। सी वॉज मिफ्ट एडजेक्टिव फॉर्म है ये। एविडेंस गवाही होता है, मतलब सबूत होते हैं एविडेंस। तो एविडेंस कई बार आपने पास्ट टेंस एविडेंस का एविडेंस हो गया। पार्टीशन बता दिया कि कोई मान लो एक तरफा है, मतलब मोस्ट न्यूज़पेपर आर पॉलिटिकली पार्टीशन, मतलब एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को या बायसनेस है उनमें। तो स्क्रीनशॉट लेते रहोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्फ्रंटेशनल होता है सामना होता रहना। दैट ही डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम द कन्फ्रंटेशनल अप्रोच अडोप्टेड बाय हिज प्रीडिसेसर। मान लो प्रीडिसेसर होता है उससे पहले आने वाला, तो उसने अपने आप को दूर रखा। ही डिस्टेंस इन हिमसेल्फ, उसने अपने आप को दूर रखा। ही डिस्टेंस्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द कन्फ्रंटेशनल अप्रोच अडोप्टेड बाय हिज प्रीडिसेसर, जो उससे पहले आया उसको उसने उस अप्रोच से दूरी बनाए रखी, कन्फ्रंटेशनल अप्रोच से, सामना करने वाले से। टेंटर हुक होता है कि यहाँ पे तो जैसे ये हुक कपड़ों को टांगने वाला होता है, बट टेंटर हुक होता है जो आप फ्यूचर में आपके प्रॉब्लम आ सकती है उनको, उनके बारे में वेरी लाइक यू आर सो कॉन्शियस, तो आप बहुत चिंता करते हो। लाइक मैंने बताया कि आप कोई भी आगे आने वाले काम के लिए चिंता करते रहते हो, उसको बोलते हैं टेंटर हुक। इलिस्ट्रेटिवली होता है कि उदाहरण के लिए, इलिस्ट्रेशन, कोई इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल के लिए, जस्ट सपोज कोई स्कीम। क्लीमेंसी होता है कि मतलब दया दिखाना जब कानून में दंड देते टाइम। काइंडनेस शोन टू समबडी व्हेन शी और ही बीइंग पुनिश्ड। इंस्टेंस होता है कि कोई मान लो मिसाल या मामला। देयर हैव बीन सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ द रेशियल अटैक्स इन दैट एरिया, इन द एरिया, तो उस एरिया में बहुत सारे रेशियल अटैक के इंस्टेंस थे, मामले थे, उदाहरण थे। लिंच पिन है किसी चीज़ का, मतलब एकदम ए पर्सन और थिंग दैट इज वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर टू एन एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन। नर्स आर द लिंच पिन ऑफ द नेशनल हेल्थ सर्विस, तो लिंच पिन है ये। नर्स क्या है? लिंच पिन है नेशनल हेल्थ सर्विस की, आधारभूत है। परसिस्ट होता है किसी चीज़ को मतलब सस्टेन करना या चलते रहना लगातार। इफ़ यू विल परसिस्ट इन मेकिंग सो मच नॉइज आई शैल कॉल द पुलिस। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा है, ये ऐसे ही इंग्लिश बोल सीख सकते हो। जैसे इफ़ यू परसिस्ट, अगर तुम लगातार बने रहोगे, इन मेकिंग नॉइज, अगर तुम परसिस्ट रहोगे आवाज़ करने में, सो मच नॉइज आवाज़ करने में, देन मान लो कोई स्पीकर बजा रहा है आपके पास, आपके मोहल्ले में 12 बजे के बाद, आप बोलोगे इफ़ यू विल persist make such noise so much noise I shall call the police, तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मतलब I shall call the police, तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो ये है कि फ्यूचर सेल है, विल है, तो फ्यूचर का टेंस है। आई शैल कॉल द पुलिस, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो ऐसे ही पुलिस को बुलाऊंगा या ये करूंगा, आई विल डू दिस, आई शैल डू दिस, मुझे ये करना चाहिए।
आई सेल दिस, मैं करूँगा, आई सेल दिस। तो अभी मान लो इसका दूसरा एग्जाम्पल बोलो तो ऐसे बोलोगे कि जैसे मान लो अपने दोस्त को ऐसे बोलोगे कि मैं शाम को आपको कॉल करूँगा। मान लो आप अभी बिजी हो तो बोलोगे मैं शाम को कॉल करूँगा, आई सेल कॉल यू टुडे या टुनाइट, मतलब आज शाम को मैं आपको कॉल करूँगा, आई सेल कॉल यू टुनाइट। तो यही मैंने बता दिया। और क्या है, जैसे आई सेल कॉल यू टुनाइट, तो मैं तुम्हें आज रात को फ़ोन करता हूँ। मान लो आज अभी टाइम नहीं है आपके पास, ऐसे बोलोगे कि आई सेल कॉल यू टुनाइट, मैं फ़ोन करता हूँ। तो ये कि मैं तुम्हें आज रात को फ़ोन करता हूँ या करूँगा भी वही है, बट करता हूँ क्या है कि आप नॉर्मल जैसे उसको ट्विस्ट कर देते हैं बात को। कोई मिल रहा है उसको बोलोगे यार रात को कॉल करूँगा तुम्हें, या फिर ऐसे बोलोगे कि मैं तुम्हें आज रात को फ़ोन करता हूँ। वही है, फ्यूचर की बात है, आई सेल कॉल यू टुनाइट। एट ए टाइम होता है, एट ए टाइम समय पर, बिल्कुल, या एट ए टाइम मतलब दो चीज़ों को एक साथ कर रहे हो उसको ही बोलते हैं। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। यही बने रहो आप वीडियो में, डेली देखते रहो, रियली आप इम्प्रूव करोगे। नहीं तो क्या है, पूरी लाइफ मान लो वीडियो पे टहलते रहोगे, कभी कुछ देखोगे कभी कुछ देखोगे, डेफिनेटली यू वुड नॉट इम्प्रूव। क्योंकि मैंने भी बहुत झेला है, बट आई डोंट वांट यू टू लाइक इम्प्लाई सच टाइप ऑफ टेक्निक्स ऑन योर सेल्फ। मैं नहीं चाहता कि तुम भी ऐसी ट्रिक को अपनाओ और झेलो। ये अगर डेली फॉलो करते हो तो पक्का आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यही नेचुरल वे है और यही एक आपको अच्छा एडवांस स्पीकर बना सकता है और एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। शेयर ज़रूर कर दीजिए अगर आपको बेनिफिट मिला, कमेंट कीजिए कुछ भी आपको बेनिफिट मिला तो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।